तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो सबसे पहले हम गुप्ता एम्पायर में देखेंगे एंसेस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ गुप्तास। तो अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड, तो इसलिए बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं या थ्योरीज हैं कि गुप्ता एम्पायर कहाँ से आया था। जैसे कि हमें सातवाना इंस्क्रिप्शन में शिवा गुप्ता नाम के पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि ये जो नेम है ये गुप्ता से एंड हो रहा है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि ये सातवाहना से आगे आए हैं, लेकिन इसका और कोई भी बेसिस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फिर डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट इनके होम्स बताए हैं। जैसे किसी ने बोला है कि ये यूपी से बिलोंग करते थे पहले, किसी ने बोला है ये मगध से आए हैं, या किसी ने बोला है ये बंगाल से आए हैं। लेकिन हमारे पास कुछ फैक्ट्स है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो गुप्तास की जो कोर टेरिटरी थी वो कहाँ पे थी, वो थी ईस्टर्न यूपी में। तो उन फैक्ट्स के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट फैक्ट है, या इसको आप सोर्स से बोलोगे, वो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बात करते हैं समुद्रगुप्ता की, और ये जो एरिया है ये ईस्टर्न यूपी का ये एरिया है। सेकंड फैक्ट है कि ईस्टर्न यूपी में हमें बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हमें कॉइन्स की मिलती है, हम उसी एरिया को कोर एरिया या कोर टेरिटरी मान के चलते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो पुराण है, जो पुराणों में जो गुप्ता टेरिटरीज़ के बारे में जो मेंशन है या जो डिस्क्रिप्शन है, वो ईस्टर्न यूपी की डिस्क्रिप्शन या टेरिटरी से मैच करती है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो लेटर क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पढ़ा है, ये लेटर क्वेश्चंस की एक सबॉर्डिनेट या ब्रांच रहे हों, और फिर ये 4th सेंचुरी आते आते, ये 3rd सेंचुरी सीई की बात है, और 4th सेंचुरी आते आते हमें जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं वो ये है कि ये इंडिपेंडेंट हो गए थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो कि हैं इंस्क्रिप्शंस, उनसे हमें पता चलता है कि जो उनके जो फर्स्ट रूलर थे वो थे श्रीगुप्ता, और उसके बाद आए थे घटोत्कच। और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो चंद्रगुप्त वन थे वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग थे जिन्होंने की टाइटल लिया था कौन सा, महाराजा धीराज का, महाराजा धीराज। चंद्रगुप्ता के बारे में हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि इनका मैट्रिमोनियल एलियंस था। मैट्रिमोनियल एलियंस मतलब मैरिज एलियंस था इनका, किसके साथ, लिच्छवीस जो ट्राइब है उसके साथ, लिच्छवीस के साथ। क्योंकि हमें कॉइन्स मिले हैं जो कि प्योर गोल्ड हैं, जैसा कि हमें कुशन में भी प्योर गोल्ड के हमें कॉइन्स मिले हैं। तो उसी तरह के हमारे पास गोल्ड्स अवेलेबल हैं, गोल्ड कॉइन्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि एक तरफ हमारे पास इनका चंद्रगुप्त वन का नेम है, एंड कुमार देवी जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी उनका नेम है, और दूसरी तरफ मेंशन है लिच्छविवा जो कि मतलब हुआ लिच्छवीस। तो इससे हमें ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस का पता चलता है, और हमें ये भी पता चलता है कि क्योंकि ये जो कॉइन्स का जो सिस्टम है ये सेम है जैसे कि क्वेश्चंस का था, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चंस की ही कहीं ना कहीं तो कभी सबॉर्डिनेट या कोई ब्रांच रही होगी, या इनका किसी ना किसी तरह का कॉन्टैक्ट कुशन एम्पायर से होगा। चंद्रगुप्त वन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने एक एरा का स्टार्टिंग का जो क्रेडिट है वो इनको दिया जाता है। हालांकि हमारे पास ये रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है कि इन्होंने ही स्टार्ट किया था, पर क्योंकि ये इनसे ही एसोसिएटेड है गुप्ता एरा, इसलिए हम इसको 320 सीई तक, और क्योंकि जो चंद्रगुप्त वन है उसी उन्हीं को महाराजा धीराज का भी उपाधि उन्हीं के पास है, इसलिए हम इसको चंद्रगुप्त वन से एसोसिएट करते हैं। गुप्ता एरा या गुप्ता संवत भी आप इसको बोलोगे। चंद्रगुप्त वन के बाद जब उनके सन आए थे समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के रेन में हमें दिखाई देता है कि जो ये किंगडम था ये एक्सपैंड होके एम्पायर बना, मतलब इन्होंने काफ़ी एक्सपेंड किया था अपने किंगडम को समुद्रगुप्त ने। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन का जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है हमारे पास प्रयाग प्रतिष्ठी। प्रतिष्ठी मतलब होता है प्रशस्ति, भी आप इसको बोल सकते हो, इसका मतलब होता है प्रेज। ये एक इंस्क्रिप्शन है जो कहाँ पे मिली है हमें, ये है हमारे पास इलाहाबाद में जो अशोका पिलर है, वहाँ पे हमें ये
इंस्क्रिप्शन मिली है अशोकन पिलर पे। ये लेटर डेट की इंस्क्रिप्शन है, बट इसमें हमारे पास जो समुद्रगुप्त हैं उनके एक्सेशन जहाँ जहाँ पे उन्होंने टेरिटरी बढ़ाई, एक्सेशन और कॉन्क्वेस्ट, जहाँ जहाँ पे जीते वोट्स, उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है। यहाँ पे हमें 33 लाइन्स मिली हैं, जो कि हरिसेना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इनके कोर्ट ऑफिशियल थे, इन्होंने कंपोज करी हुई है। ये इनग्रेव्ड हुई है किस पे? इलाहाबाद के जो अशोकन पिलर है वो इंस्क्रिप्शन पे। तो इसमें क्या डिस्क्रिप्शन है? इसमें इन्होंने बोला है कि जो महाराजा अधिराज जो कि चंद्रगुप्त वन थे, उन्होंने अपना सक्सेसर जब समुद्रगुप्त को डिक्लेयर किया तो काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई लोगों में, और जो कंटेंडर थे उनमें थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। तो कंटेंडर का मतलब, तो इससे हमें पता चलता है कि हो सकता है कि जो थ्रोन है उसके और भी कंटेंडर हो, या इनके और भी सन्स हो जिनमें आपस में लड़ाई हो, किसके लिए? किंगडम के लिए, या प्रिंस आगे का रूलर कौन बनेगा उसके लिए। यहाँ पे हमें कुछ गोल्ड कॉइन्स मिले हैं जिनमें एक नेम का मेंशन है जिसको आप बोलोगे कच्छ। तो इनके कुछ जो गोल्ड कॉइन्स हैं उन पे ये कच्छ जो कोई रूलर है उसके बारे में मेंशन है, लेकिन क्योंकि हमें इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड से कोई भी कच्छ नाम का इनका ऑफिशियल कोई गुप्ता रूलर नहीं मिला है, तो इससे हम 2-3 बातें हम पता लगा सकते हैं, या हम सोचा है हिस्टोरियंस ने। तो क्योंकि हमारे पास इसका कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। तो एक इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग जो ये कच्छ थे ये एल्डेस्ट सन रहे होंगे, और इन्होंने इसको थ्रोन पे बिठाया होगा, या थ्रोन पे बैठने के लिए इन्होंने ट्राई किया होगा, और फिर समुद्रगुप्त के द्वारा ये हरा दिए गए होंगे। जो सेकंड इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि हो सकता है समुद्रगुप्त ने ही अपने ब्रदर की मेमोरी में ये जो कॉइन्स हैं इनको रिलीज़ किया हो। और जो थर्ड इंटरप्रिटेशन है वो ये कहती है कि जो कच्छ है ये कोई और ही नहीं बल्कि समुद्रगुप्त का ही नेम हुआ होगा। पहले समुद्रगुप्त का नेम कच्छ ही होगा, और उसके बाद जब वो साउथ में गए और साउथ में वो विक्टोरियस हुए, तो उसके बाद उन्होंने अपना जो नाम है समुद्रगुप्ता ये अडॉप्ट किया होगा। तो ये तीनों ही जो बातें ये आपको याद रखनी है, क्योंकि इनका कोई फैक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो इन तीनों में से किसी भी थ्योरी को बैक करे, बट ये जो 3 थ्योरीज हैं ये हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हाँ, एक बात हम कंक्लूड इससे कर सकते हैं कि क्योंकि ये जो कॉइन्स है ये बहुत लिमिटेड नंबर में मिले हैं, लिमिटेड नंबर है इनका, तो लिमिटेड नंबर है, तो इसलिए जो भी एक कच्छ जो भी होगा इनका जो होल्ड है ये बहुत कम होगा, या जो इनका इन्फ्लुएंस का जो एरिया है ये बहुत कम रहा होगा। तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हम एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने समुद्रगुप्त की क्या पॉलिसी थी। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलता है कि इन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली कॉन्क्वेस्ट किए थे, और काफ़ी एग्रेसिव इनकी जो पॉलिसी रही है। लेकिन साथ ही साथ में जो इन्होंने साउथ में जितने भी किंगडम्स पे इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, ये जितने भी किंगडम्स पे इन्होंने जीत हासिल की, उस पे वो जो एरियाज़ थे उन एरियाज़ को इन्होंने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिया, रादर जो उनके रूलर्स थे उनको ही रूल करने के लिए ये एरियाज़ उन्होंने दे दिए, लेकिन उन रूलर्स ने इनकी सुजेनिटी ले रखी थी, और ये जो रूलर्स थे वो ट्रिब्यूट देते थे। तो सुजेनिटी का मतलब क्या है कि इन रूलर्स ने जो जिनको भी इन्होंने हराया, जो डिफीटेड रूलर्स ने बोला था कि ठीक है कि हम आपके सबॉर्डिनेट बन के रहेंगे और आपको ट्रिब्यूट देते रहेंगे। तो इससे 2 प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई थी। जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि इतने फार फ्लंग एरियाज़ में डायरेक्ट कंट्रोल रखना बहुत डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए इनका जो कम्युनिकेशन, या आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन का भी इशू था, और जो कंट्रोल है कि डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि एरियाज़ की डिस्टेंस के कारण। तो सुजेनिटी एक्सेप्ट करने से और ट्रिब्यूट देने से और इंडिपेंडेंट उन लोगों को ही अपना किंगडम देने से इनका जो किंगडम की जो स्टेबिलिटी थी जो गुप्ता एम्पायर की, वो काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रही थी। अब हम इनके कैंपेन्स के बारे में स्टडी करेंगे, और इसके लिए हमारे पास जो सोर्स है वो वही सोर्स है प्रयाग प्रतिष्ठित। हमारे पास एक ही सोर्स अवेलेबल है समुद्रगुप्ता के कैंपेन्स के बारे में, तो उसी को हम बेस बना के हम स्टडी करते हैं। तो पहला जो है वो हम बोलेंगे कि आर्यवर्त में जो इनके कैंपेन थे, आर्यवर्त मतलब जो नॉर्थ इंडिया में जो इनके कैंपेन हैं। तो यहाँ पे भी कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि पहले नॉर्थ इंडिया में इन्होंने एक ही टाइम कैंपेन करके या कॉन्क्वेस्ट करके सीरीज ऑफ वॉर करके जीता है, और कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इन्होंने क्रोनोलॉजिकल और जो ऑर्डर है वो 2 है, मतलब इन्होंने 2 टाइम्स यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट किया है कि पहले 3 किंग्स का मेंशन है प्रयाग प्रतिष्ठित में, और उसके बाद 9 किंग्स का मेंशन है। तो ये 3 क्या, ये भी आर्यवर्त किंग है इसका मेंशन है, और 9 आर्यवर्त किंग है ये मेंशन है। तो इससे कुछ हिस्टोरियंस ने ये कंक्लूजन निकाला है कि पहले इन्होंने सब कैंपेन कर लिया होगा, लेकिन कुछ जो रूलर्स हैं उन्होंने रिवोल्ट कर दिया होगा, तो ये दोबारा से इन्होंने
उस पर कॉन्क्वेस्ट किया होगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या दो कैंपेन का क्या मतलब है? दो कैंपेन का मतलब ये है कि ये पहले नॉर्थ इंडिया में एक ही बार नॉर्थ इंडिया का सारा कॉन्कर करके साउथ इंडिया नहीं गए हैं। नॉर्थ इंडिया के किंग्स को कॉन्कर किया है, फिर साउथ इंडिया गए हैं, फिर दोबारा से नॉर्थ इंडिया में आर्यवर्त रीजन में दोबारा से इनका कैंपेन चला है। यहाँ पे 3 रूलर्स का भी मेंशन है, जिसको अच्युता, नागसेना एंड कुलाजा, या इसको कोटा कुलाजा भी बोल सकते हैं। ये जिस रीजन से बिलोंग करते थे इसका मेंशन नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस ने इनको इन फॉलोइंग रीजन से एसोसिएट किया है। ये अक्षत छत्र वाला एरिया है, नागसेना का ग्वालियर वाला एरिया है, और कोटा कुलाजा को ईस्ट पंजाब एंड दिल्ली में जो कोटा फैमिली है उसका रूलर माना जाता है। तो इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि समुद्रगुप्त ने कैंपेन में ना सिर्फ गंगा वैली में बल्कि उसके आसपास के रीजन्स में भी एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ में भी कॉन्क्वेस्ट करके अपनी टेरिटरी एस्टेब्लिश करी थी। अब हम साउथ कैंपेन्स की बात करेंगे। तो साउथ कैंपेन्स में हमारे पास जो प्रयाग प्रदर्शनी है उसमें हमारे पास 12 रूलर्स का मेंशन है, जो कि दक्षिण पथ या कि साउथ इंडिया में जिनके ऊपर कॉन्क्वेस्ट किया गया था। तो इन 12 रूलर्स के नाम मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। तो पहला जो इसका रूलर है वो है महेंद्र ऑफ कोशाला, रायपुर, दुर्ग, संबलपुर और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड है व्याघ्राजा ऑफ महाकंटारा, ये जयपुर उड़ीसा के फॉरेस्ट रीजन में। थर्ड जो मेंशन है वो है मंतराजा ऑफ कोराटा, ये है मध्य प्रदेश का रीजन, जो कि नॉर्थ ईस्ट महेंद्र में भी आप इसको बोल सकते हो। जो फोर्थ है वो है महेंद्रगिरी या पिस्टानपुरा, ये ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का रीजन है। जो फिफ्थ है वो है दमन इरंडपला। सिक्स्थ है विष्णु गोप ऑफ कांची। सेवन्थ है नील राजा ऑफ अवमुक्ता। एट्थ है हस्तिवर्मन ऑफ वेंगी। नाइन्थ है उग्रसेन ऑफ पल्लक्का। 10th है कुबेर ऑफ देवाराष्ट्र। और 11th है इसमें धनंजय ऑफ कुष्टलपुरा। एक हमारा यहाँ पे रह गया था, ये है स्वामी दत्ता ऑफ कोटुरा, इसको मैं 12 बोल देती हूँ। तो ये हमारे जो 12 जो रूलर्स हैं इसके बारे में मेंशन है कहाँ पे? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में ग्रहण और मोक्ष जो टर्म्स हैं उनका भी मेंशन है। ग्रहण का मतलब है कि इन्होंने एक्वायर किया, और मोक्ष का मतलब है इन्होंने छोड़ दिया, कि एक्वायर करके टेरिटरीज़ को या किंग्स को छोड़ दिया। तो इन्होंने ना सिर्फ इन किंग्स को डिफीट किया था बल्कि उनकी टेरिटरीज़ को भी अपने साथ इंटीग्रेट किया था। ऐसे ही जो नॉर्थ इंडियन किंग्स जो इन्होंने एक्वायर किए थे उनमें है रुद्रदुत, मटीला, नागदत्ता। तो सारों की इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नागसेना, देन चंद्रवर्मा, गणपति नागा, नंदी, बालवर्मा और बाकी। इनमें से कुछ, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि नागदत्ता, नागसेना, ये कुछ नागा रूलर्स थे, जो कि नागा रूलर्स अपने आप में बहुत पावरफुल रूलर्स माने जाते हैं। और कुछ रूलर्स जैसे कि चंद्रवर्मा, ये प्रेजेंट डे मॉडर्न बंगाल को रूल करने वाले ये नए रूलर्स हैं। प्रशस्ति में कुछ फ्रंटियर जो किंगडम्स हैं उनका भी मेंशन है, जैसे कि कामरूप जो कि है प्रेजेंट डे असम, या फिर आप बोल सकते हो सामतत जो साउथ ईस्ट बंगाल है, एंड नेपाल। तो ये जो फ्रंटियर जो रीजन्स हैं इनका भी इसमें मेंशन है। और इसमें रिपब्लिक स्टेट्स का भी मेंशन है, जैसे कि मालव्यास, युद्धेश, अभिराज। तो ये सब भी स्टेट्स जो हैं वो इसमें मेंशन है। ये सभी जो फ्रंटियर स्टेट्स हैं और रिपब्लिक स्टेट्स हैं ये इनको ट्रिब्यूट्स देते थे और इनके ऑर्डर्स कैरी आउट करते थे और इनको होमाज देते थे। होमाज मतलब इनके ऑर्डर्स मानते थे, या इनको आप एक तरह की बोल सकते हो आप रिस्पेक्ट देते थे। और जहाँ तक इंडिपेंडेंट रूलर्स के बारे में इसमें मेंशन है, ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस में अपनी डॉटर्स का हाथ देते थे, मतलब अपनी डॉटर्स के साथ इनका मैट्रिमोनियल मैरिजेस करवाते थे और इनको ट्रिब्यूट्स देते थे, और इनके सुपरविजन में अपना जो किंगडम है उसको रन करते थे। मतलब वो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे बट इनकी परमिशन से वो रन होते थे। तो इस कैटेगरी के जो रूलर्स जो मेंशन है वो है कुशंस या फिर शकास, या फिर श्रीलंका में सिम्हाला उस टाइम पे बोलते थे, तो सिम्हाला में जो रूलर्स हैं वो रूलर्स मेंशन है।
तो ऑब्वियसली ये जो है प्रयाग प्रशस्ति, इसमें सब कुछ तो करेक्ट नहीं है, ये हाईली एग्जेजरेटेड वर्जन है, मतलब इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम इसको ट्रू भी मानते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपना एम्पायर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था और उसी से आगे जो फाउंडेशन है गुप्ता एम्पायर की इन्होंने रखी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके बाकी जो रूलर्स हैं गुप्ता एम्पायर के उनकी, और जो डिसइंटीग्रेशन गुप्ता एम्पायर का कैसे हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आप सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोज़ बनाने की। तो आई होप यू गाइस सब्सक्राइब। थैंक यू।